वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट है 15 मार्च। 15 मार्च के कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी देख लेते हैं, और पिछले जो 2 दिनों के करंट अफेयर्स जो मिस हो गए थे वो भी इसी वाली वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि आपको करंट अफेयर मिस हो गए हैं। सारे के सारे एक साथ ही इसी पूरी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, अलोंग विद 2 क्वेश्चंस एंड 1 मेंस क्वेश्चन। एक मेंस का क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे नंबर्स, ये ग्रुप है पेड। इसकी पीडीएफ आपको जो है पेड रूप में अवेलेबल होगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप में से जो स्टूडेंट ये पीडीएफ नहीं लेना चाहते वो इजीली इस वीडियो को सुन के अपने नोट्स बना सकते हैं। ये करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस आरएएस सारे एग्जाम जो अपकमिंग आने वाले हैं उन सब में ये वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है ना हमारे चैनल की, वो सब यहीं पर ही आपको मिला करेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे जरूरी है। तो आज के करंट अफेयर्स है हमारे पास। पहला तो सर्वाइकल कैंसर, सर्विकल कैंसर को यहाँ पर इराडिकेट करने के लिए, फिर बेल लॉस, एआई, हाइड्रो पावर डिस्प्यूट, और पेंसिलिन की प्रोडक्शन के ऊपर। सो ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो सर्विकल कैंसर के ऊपर है। क्यों? अब देखो, याद है आप सभी लोगों को बीच में एक बहुत बड़ा जो है वो दिखाया गया था पहले, जो पूनम पांडे हैं, उन्होंने अपनी डेथ का एक तरीके से ये फैलाया था कि आई एम डेड, ऐसे करके बताया था। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मैं डेड सर्विकल कैंसर से। तो वो सर्विकल कैंसर जो टर्म है ना, वो तब से अब तक न्यूज में ही चल रही है। और इसीलिए हमारी जो सरकार है उन्होंने अपने बजट में, जो अभी इंटरिम बजट आया, इंटरिम बजट क्यों आया? क्योंकि सरकार अब जाने वाली है, नए इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए इंटरिम बजट आया। 2024-25 का जो इंटरिम बजट आया है फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए, वहां पर सरकार ने एचपीवी वैक्सीनेशन गर्ल्स के लिए 9 to 14 ईयर्स के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। सर्विकल कैंसर जो कि एचपीवी, एचपीवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सेकंड कॉमन कैंसर है विमेन में। 1.27 लाख केसेस आ चुके हैं, 80,000 से ज्यादा डेथ यहाँ पे देख चुके हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि 2030 तक आते आते हम लोग ये टारगेट रखेंगे और इस पूरे को यहाँ पे खत्म करेंगे। तो एचपीवी वैक्सीन जो है बहुत ज्यादा देशों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। और ऐसा नहीं है कि 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए ही सिर्फ है ये, कोई भी एज की गर्ल यहाँ पर इसको लगवा सकती है। आप चाहे 22 साल के हो, आप चाहे 30 साल के हो, ये आप वैक्सीनेशन अभी ही करवा सकते हो। 2 डोजेज रहती हैं इसके अंदर, या आप अभी भी लगवा सकते हो। ठीक है। तो एचपीवी के बारे में थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। जब से ये चीज जो है वैक्सीनेशन शुरू हुई है, स्कॉटलैंड में एक भी कैंसर का केस नहीं आया। ठीक है। सारी गर्ल्स को ये चीज यहाँ पे लग चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है। और अब तो ये भी बोल दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि हम इसको सर्विकल कैंसर को बॉयज तक भी इंक्लूड करना चाहते हैं। फीमेल्स के लिए तो करेंगे ही, बॉयज के लिए भी करेंगे। ऐसे ही रवांडा अफ्रीका में भी इस चीज के लिए बहुत टारगेट रखे गए थे। तो अगर हम बात करें साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में तो अभी सिर्फ और सिर्फ भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड ही सिर्फ ऐसी कंट्री जिसने इसको स्टार्ट करा है। भूटान ने इवन बॉयज के लिए भी 2021 में स्टार्ट कर दिया था। और अब अगर मैं इंडिया की स्पेशली बात करूँ तो सिक्किम, सिक्किम ने बहुत अच्छे तरीके से एचपीवी वैक्सीनेशन अपने सारे यहाँ की सबको इंक्लूड करा दिया, चाहे वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मीडिया लोग हैं, सबको करा दिया। और फाइनली वहां पे उन्होंने 97% वैक्सीनेशन को अचीव कर लिया। ये हमारे भारत की बात हो रही है। ठीक है भाई। तो अब कौन सी वैक्सीनेशन है? देखो भाई, इसके लिए सर्वावैक करके वैक्सीनेशन है, जो कि अफोर्डेबिलिटी रहेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। 2,000 रुपये लगता है एक डोज का। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी यहाँ पे वैक्सीन है उससे सबसे सस्ती हमारी सर्वावैक निकली है। तो जो भी फीमेल्स यहाँ पे लगवाना चाहती हैं, हाँ थोड़ी सी कॉस्टली है, सरकार को ये एफर्ट्स करनी चाहिए कि ये वाली जो वैक्सीनेशन है ये लोगों के लिए या तो कम कॉस्ट पे अवेलेबल कराओ, या फिर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी कर सकते तो कम कॉस्ट पे अवेलेबल करवाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए यूविन करके भी एक कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया है इस बार गवर्नमेंट ने। ये सब इंटरिम बजट के ही पॉइंट्स हैं। इंटरिम बजट में ये सारी चीजें की गई हैं।
और ये है मेन आपका HPV के बारे में, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। HPV इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन में बन सकता है, राइट। ऐसे नेक्स्ट आता है बेल लॉज के ऊपर। देखो भाई, आप भी जानते हैं कि हमारे भारत के जितने भी जेल हैं, 75% से ज्यादा जेल में ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, जिन पे अभी तक केस का सॉल्यूशन ही फाइनली नहीं आया है। इसलिए हमारे इंडियन प्रिजन्स की जो ओवर क्राउडिंग है, जो जमा है कैदी, वो 118% है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई इस पे बेल सिस्टम में कुछ चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, अभी केस भी आया था ये वाला, सत्येंद्र कुमार एंटल वर्सेस CBI, जिसमें बेल सिस्टम के ऊपर बात की गई थी और ये बोला था कि भाई बेल्स में कुछ चेंजेस करो, अदरवाइज ये जो सिस्टम है ये तो ऐसे ही रहेगा और हमारे जितने भी कैदी हैं वो अंडर ट्रायल ही रहेंगे, विचाराधीन ही रहने वाले हैं। तो इसके लिए गाइडलाइंस लेके आओ, कोर्ट एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, बेल एप्लीकेशंस लेके आए, सेपरेट लेजिस्लेशन पास करे। और इसके ऊपर सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अंडर ट्रायल जो व्यक्ति हैं उनका सबसे बड़ा कसूर क्या है, पहले तो वो पूरी एक लिस्ट निकालो। उसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स देखो और फिर चेक करो कि भाई क्या इशू है एक्चुअली में, सबसे बड़ी जनसंख्या किस टाइप के कैदियों की देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बेल आप देखेंगे कि भाई कौन से बेल हैं, फिर उस बेल पे आपको देखोगे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या चीज है। ठीक है, और अरेस्ट पर्सन जितने भी हैं उनका क्या सीन है यहाँ पर, डिसएडवांटेज सोसाइटी के बारे में देखो, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की लार्ज मेजोरिटी देखो। ठीक है, नेसेसरी है अगर उसको जो है जेल में रखना तो उसके रीजंस देखो। ठीक है, माइग्रेंट्स को देखो, कौन से माइग्रेंट्स हैं, उसकी सिर्फ यही नहीं कि बस वो माइग्रेंट है तो जेल में डाल दिया, अरे रीजंस तो देखो उसके पीछे के। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि रेल के रिफॉर्म्स के लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, जेल में मतलब बेल मिलने की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है, कोर्ट ही तो यहाँ पर बेल देता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक प्रिंसिपल्स लेट डाउन करने की बात करता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर एक प्रिंसिपल लेट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा, सिर्फ यही नहीं कि हो गया, उसको आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बेल के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर पैसा भी इकट्ठा करना पड़ता है, प्रॉपर्टी या कुछ भी चीजें देनी पड़ती है, तभी जाके बेल मिलती है, आसानी से बेल भी नहीं मिलती है। तो वो सब चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लैक ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके बेल कंडीशंस मिलती हैं बेल की एक। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पहले तो यही सबसे पहले चेक करना चाहिए कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का डेटा क्या है, कौन से प्रिजनर्स है जो जेल में है। ठीक है, क्या है उनका सीन पूरा, रिफॉर्म्स कैसे हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अलग से लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स को देखने की जरूरत है, जो भी पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनको फॉलो अप करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया ने मनी बिल को हटा दिया तो अब मनी नहीं देनी पड़ेगी, कनाडा ने भी किया, तो ऐसे अपने अपने को भी यहाँ पर इस तरीके से रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हाँ, चाहे मनी रखो नहीं रखो वो एक अलग बात है, पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, मेन बात है रिफॉर्म्स करने की, राइट। चलिए, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है AI के ऊपर। AI यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे हमारे सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं बहुत से चैलेंजेस का। और AI को ऐसे तो है नहीं कि भाई चल गया AI आराम से, उसमें भी तो एनर्जी नीड्स चाहिए ना। उस AI को भी जो एनर्जी की नीड चाहिए, अगर आप एक तरफ से फायदा उठा रहे हो तो एक तरफ से नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो नुकसान जो है वो क्लाइमेट के रूप में हमें देना पड़ रहा है। अगर AI आपका एक सॉल्यूशन बन रहा है तो साथ में AI एक प्रॉब्लम खुद से लेके आ रहा है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी की नीड्स। ठीक है, तो क्या है ना, इन सिस्टम्स को चलाने के लिए हमें बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलता है बहुत सारा एमिशंस। ठीक है, अगर आप चैट GPT या GPT जो भी है, उन सबको आप अगर ट्रेन करते हो तो आपको उसको ट्रेनिंग देने में 502 मेट्रिक टन का कार्बन निकलता है, मतलब कि 112 पेट्रोल की गाड़ियां साल भर चलें तब जाके एक चैट GPT तैयार होता है। GPT-3 जो है वो 8.4 टन ऑफ CO2 एनुअली जो है वो एमिट करता है। ठीक है, तो ये चीज है। और बहुत टाइम से AI की चीज तैयार होकर चल रही थी, तो आज के टाइम पे जो ये मॉडल्स तैयार हो गए वो 3 लाख से ज्यादा मॉडल्स तैयार हो चुके हैं। तो इसकी वजह से ये चीजें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई, लेकिन प्रॉब्लम साथ में बन गई। ठीक है, तो वही है कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार कर सकते हैं स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स के रूप में। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं,
तो वो ज्यादा एक बेटर रहेगा। SNN के रूप में, जिसे हम कहते हैं स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेके आ सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग L2 एक कलेक्शन है मॉडल्स का जो कि लिटिल और नो फॉरगेटिंग के बेस पे चलता है। और AI आप आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है तो उसकी एनर्जी डिमांड्स बढ़ती ही जाएंगी। तो एक नया लार्ज मॉडल तैयार करने के लिए हमें ANN और SNN स्पीरिकल न्यूरल लर्निंग का मॉडल तैयार करना पड़ेगा। समझे भाई, ये सारी चीजें हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अडॉप्ट करना सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन रहेगा इसके अंदर, क्योंकि वो उसी टाइम पर AI, इससे क्या होता है कि भाई AI मॉडल्स जो हैं वो मल्टीपल टास्क लिटिल और नो फॉरगेटिंग के रूप में फटाफट से अपने आप को कर सकते हैं, और लाइफ टाइम तक उनकी ये नॉलेज जो है वो तैयार रहेगी स्क्रैच से शुरू करके। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि स्क्रैच से आपको हर बार तैयार करना पड़ेगा हर एक AI को। तो एनर्जी काफी बच जाएगी, और छोटे छोटे AI मॉडल्स को तैयार करो। आज के टाइम पे हम जितने भी मॉडल्स तैयार करें वो बहुत ही लार्ज AI मॉडल्स के रूप में है। तो स्मॉल AI मॉडल्स के रूप में तैयार करो और उसको फिर आगे करते करते लार्ज करो, ताकि हमारे एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स के रूप में हम उसको प्रमोट कर सकें। राइट। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, AI एनर्जी की कंजम्पशन को रेगुलेट करना, ये सारे स्टेप्स लेके हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरा AI की लर्निंग को। ठीक है भाई, ये था हमारा सबसे पहला AI के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है, वो यहाँ पर हाइड्रो पावर डिस्प्यूट के बारे में है। देखो भाई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, शनन नाम से है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मंडी में। कहाँ पर? पंजाब में। अब ये पंजाब और हिमाचल का जो ये बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो वो यहाँ पर अब डिस्प्यूट ये खत्म होता है। शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है ब्रिटिश के टाइम पीरियड का चल रहा है। 110 मेगावाट का प्रोजेक्ट, जो कि जोगिंदर नगर मंडी में स्थित है। यहाँ पर जोगिंदर बहादुर उस समय के राजा थे, और वहाँ के चीफ इंजीनियर और ब्रिटिश के बीच में एक ये अग्रीमेंट हुआ था, शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये उस समय का पंजाब और दिल्ली में हुआ था, क्योंकि उस समय पंजाब जो है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल सब एक हुआ करता था, और दिल्ली, क्योंकि बॉर्डर टच करते थे फिर तब ये लोग, है ना। तो ये प्रोजेक्ट तब हुआ था उस समय। तो अब आजादी के बाद तो आपको पता है क्या हो गया, आजादी के बाद पंजाब डिवाइड हो गया। राइट। तो जैसे ये डिवीजन हुई है पंजाब और हिमाचल के बीच में, कब हुई थी डिवीजन? 1966 में पंजाब और हरियाणा सेपरेट हो जाते हैं, और हिमाचल भी उस समय यूटी बन जाता है, लेकिन हिमाचल स्टेट 1971 में बनता है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो ये कह रही है कि भाई ये अब हमको मिलना चाहिए, या फिर ये इसको लीज को खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पंजाब की सरकार को भी लिखा 2023 में कि भाई यूनियन मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट को संभालेगी, क्योंकि हिमाचल की सरकार ऐसा कह रही है कि भाई पंजाब की सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो हमें यूनियन को ये मामला सेंटर के पास दे देना चाहिए। ठीक है, कि भाई ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये चाहे पंजाब के पास है, पर पंजाब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, पुअर कंडीशन में रखा हुआ है, ना रिपेयर करा रही है, ना मेंटेन करा रही है। तो क्यों इसको इस तरीके से रखा जा रहा है? एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। पंजाब कह रहा है कि भाई जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1966 में, तो ये प्रोजेक्ट पंजाब के पास आ गया, क्योंकि उस समय हिमाचल एक यूटी था, और यूटी के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट को जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली दे दिया गया, उस पर लीगल कंट्रोल सरकार का पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही मिला हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि पंजाब ही इसका ओनर है। तो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जितने भी असेट आते हैं, उसे जितना भी जनरेट होता है, उसे जितना भी पैसा लगता है, और जनरेट जो भी होता है वहां पर, वो सब कुछ पंजाब के अंडर आता है, पंजाब की पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर आता है। तो गवर्नमेंट ये चीज यहाँ पे कर रही है। ठीक है भाई, तो या इसके ऊपर जो 99 ईयर ओल्ड लीज चल रही थी उसको एंड करवा के यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और पंजाब की इस पूरे को समाप्त करते हुए, ये जो है लीज जो चल रही थी पुरानी इतनी, उसको यहाँ पे पूरा एंड कर दिया है, जो ब्रिटिश के टाइम पीरियड से शुरू हुई थी। ठीक है भाई, तो जो भी डिफिकल्टीज हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर दी गई हैं इसके ऊपर, और ये अभी तो फिलहाल पंजाब के ही पास में ये रखा गया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये पहला डिस्प्यूट आया है, गोदावरी के ऊपर भी ये डिस्प्यूट था। गोदावरी 1969 में डिस्प्यूट आया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका में ये था, पकुल दुल और लोअर कलनई प्रोजेक्ट के बीच में। ठीक है, तो ये उस समय प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी मरसूदार रिवर के बीच में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, जो मतलब वहां से होती है आती है। कृष्णा वाटर का डिस्प्यूट यहाँ पे शुरू हो गया था महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में, श्री सेलम रिजर्वायर के ऊपर, कि भाई ये वाले पूरे रिजर्वायर को किस प्रकार से यूज किया जाएगा। फिर नर्मदा का भी 1969 में, सारे 1969 में निकल के आए थे तीनों। नर्मदा में कौन कौन थे? मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सरदार सरोवर डैम के ऊपर आया था। ऐसे कावेरी, कावेरी का तो अब जाके सॉल्व हुआ है, कावेरी ट्रिब्यूनल सेटअप करके, जिसमें कर्नाटका, तमिल, केरल और पुडुचेरी, अब इसी में डिस्प्यूट हो चुका है सॉल्व। मेट्रो डैम के ऊपर कि भाई मेट्रो डैम पे कौन इस्तेमाल करेगा, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, पावर के लिए। तो अब चारों जो है ये कर्नाटका, तमिल, केरला और पुडुचेरी, अब इसमें डिवाइडेड डिवाइडेड हो चुका है। कर्नाटका को सबसे ज्यादा शेयर मिला है, सॉरी, हाँ कर्नाटका को सबसे ज्यादा, सॉरी तमिलनाडु को सबसे ज्यादा मिला है, फिर कर्नाटका को मिला है, फिर केरला को, और फिर पुडुचेरी को। तो ये चार हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा चारों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस डिस्प्यूट की वजह से, शन एंड हाइड्रो पावर डिस्प्यूट की वजह से बाकी और चारों डिस्प्यूट भी आपने रिवाइज कर ली कि ये भी हो चुके हैं। राइट एवरीवन। तो इस तरीके से भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बेसिक बेसिक से फैक्ट्स है, पर हमको सारे पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें ही बन जाती है ना। ये कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, आरएएस में, बीपीएससी में, एचएएस में, एचपीसीसीएस में, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता। तो ये सारे फैक्ट्स हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं, राइट। चलिए लास्ट आर्टिकल को देख लेते हैं, वो है रिवाइविंग पेनिसिलिन प्रोडक्शन। इंडिया जो है, एक सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन जी, 2024 में इसको वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 30 सालों पहले, 3 दशक पहले भारत ने इसकी प्रोडक्शन खत्म कर दी थी। ठीक है, 30 साल हो चुके थे इस पर, तो अब वापस से स्टार्ट कर रहे हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। याद कीजिए एनसीईआरटी बुक्स में खूब पढ़ा है पेनिसिलिन के बारे में। तो अभी तो देखो हमारी जो अभी हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने ये बोला है कि 2024 में शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम पीएलआई देंगे, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन यहाँ पे रखते हो जो कि हमारे देश के लिए जरूरी है, उसके ऊपर आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव समझते हो ना, थोड़ा सा सब्सिडी मिलना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अभी सरकार दे भी रही है सेमीकंडक्टर्स। अभी ही हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को यहाँ पर अभी इनॉग्रेट किया है। ऐसे ही ये भी है पेनिसिलिन। ठीक है, इसके प्लांट के लिए भी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ताकि पैंडेमिक के टाइम जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, अब हमको खुद से चीजों के बारे में आना शुरू हो जाए और उसकी इंक्रीमेंट करवाने को मिल जाए। अब पेनिसिलिन जी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये एंटीबायोटिक्स में लगता है सबसे ज्यादा। हैदराबाद की एक कंपनी है ऑरबिंदो फार्मा, वो इसको स्टार्ट करने वाली है, सब्सिडी देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जो चीप चाइनीज प्रोडक्ट है उनको हटा के अपनी खुद की प्रोडक्शन को यहाँ पर लेके आए। ठीक है, लास्ट प्लांट को हमने जो एंटीबायोटिक को खत्म किया था वो है टोरेंट फार्मा अहमदाबाद में। तो जो चाइनीज के प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो इतने लो मिलने लग गए थे कि हमारा सारा बिजनेस ही खत्म हो गया था। तो प्लांट्स को रद्दी में बेचना पड़ा था। सोचो जरा, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगाने में कितना खर्चा होता है, और ऐसे प्लांट्स को हम लोगों को क्या करना पड़ गया था, बेचना पड़ गया था। तो उस टाइम पे ये बेचे हुए जो चाइना की वजह से प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से अब हमने खत्म किया था उस टाइम पे, और अब हमने इसको वापस से स्टार्ट करा है। तो उस समय क्या था ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना वाले, ये 2000 से ज्यादा भारत में आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी इंडिया में, इसलिए हमें रोकना पड़ गया था उस टाइम पे चाइना के प्रोडक्ट के लिए। और उस समय लोगों को, यार चाइना की चीजें आ रही थी तो हम ले रहे थे, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी भी ओपन हो रही थी, हमें रिलेशन भी अच्छे करने थे, हमें रेपुटेशन भी बनानी थी। तो 1990s के टाइम में कर दी गई वो चीज, पर अब वापस से उस चीज को खत्म किया गया। तो अब ये है कि भाई जरूरत नहीं थी, ऐसा बोला गया कि भाई इतने टाइम बाद स्टार्ट करें इसकी प्रोडक्शन पेंसिलिन की भारत में। तो अब यही है कि अब हम लोग इसको पूरे के पूरे तरीके से सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश के लिए पूरा कर रहे हैं। और पहली बात तो इस पर कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, पर हाँ अब ध्यान दिया है। तो चाइना भी इसका वेल एस्टेब्लिश सप्लायर है, और उन्होंने जो है, चाइना ने इसकी जो सेल है भारत में, वो 3-4 गुना कर दी ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हमें उससे भी कॉम्पीट करना है और आत्मनिर्भरता के ऊपर भी जाना है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। और कुछ टाइम बाद अब हम लोग यहाँ पर इसको प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ वही है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स के लिए एपीआई जो है वो 90% अभी भी इम्पोर्ट ही कराएंगे, बिकॉज इतना ज्यादा चीप मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वहीं से इम्पोर्ट कराया जाएगा। पर ये है कि प्रोडक्शन स्टार्ट की जाएगी, मैंने बताया ना हैदराबाद में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक ऑरबिंदो फार्मा करके है, वो यहाँ पर इसको स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज है। ठीक है, तो एक हमने सेमीकंडक्टर के लिए अलग पढ़ा, सेमीकंडक्टर के लिए अलग से हमारी पीएलआई चल रही है। ये जो चल रही है ये अलग है, ये पेंसिलिन जी जो है एंटीबायोटिक, उसके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर, जो कि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है, जिसे कहते हैं
रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उस पर रेमिशन दे सके, टैक्सेस को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, रिबेट नहीं, ठीक है, यहाँ पर रिबेट की बात नहीं हो रही है, रेमिशन की बात हो रही है, थोड़ा अमाउंट कम करने की बात हो रही है रेमिशन के लिए। तो ये यहाँ पर किया है। और कुछ कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे रिबेट दी जाएगी। हिडन सेंट्रल स्टेट और लोकल टैक्सेस के ऊपर रिबेट भी दिया जा रहा है, लेकिन रिफंड, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इस पे रिबेट तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर अभी भी रिफंड नहीं मिला है, जो रिबेट चाहिए होता है वो मिला नहीं। ठीक है, तो शुगर को भी यहाँ से हटा दिया गया है, शुगर एक्सपोर्ट जितने भी होंगे उसको इस स्कीम से हटा दिया गया है। तो ये एक छोटा सा था यहाँ पर ड्यूटीज और टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ऐसा आता है भाई अब अगला ही क्वेश्चन कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, है ना, रेयर अर्थ मेटल्स जो कि बहुत रेयरली ही कहीं पे मिलते हैं अपनी अपनी कंट्रीज में, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको एक्सट्रैक्ट करने पर, अब देखो पहले तो आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसको अर्थ से, मेटल को, फिर उस मेटल को आप सेपरेट करोगे, सेपरेट करने के बाद आप एक्सपोर्ट करोगे। तो चाइना ने इस पे बैन लगा, चाइना ने इसके, ये नहीं कि आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट तो सेपरेट करो, और उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर चाइना ने जो बैन लगाया ना, उस पे क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हो। ये जो बैन है, ये टेक्नोलॉजीज उन्होंने लिस्ट की रिवाइज करी है कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ऐसा उनका कहना है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट है, इसलिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, दोबारा से आप पढ़ सकते हो, उधर लिखा भी हुआ है कि ये जो पूरा बैन है, ये एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन पे नहीं है, ये सिर्फ उनके एक्सपोर्ट पे है। जितने भी एलॉय मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, उनके एक्सपोर्ट पर सिर्फ बैन किया जा रहा है। ये चाइना ने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया है, और यूरोप और यूएस ने भी जो डिसाइड करा था, चाइना ने, ये जो यूरोप और यूएस ने डिसाइड करा था ना कि हम लोग अब जो है क्या नहीं करने वाले, अब हम लोग जो है चाइनीज अर्थ रेयर मेटल्स को नहीं खरीदने वाले, इसीलिए चाइना ने ये चीज यहाँ पे कर दी है, क्योंकि ये एक स्टेप यूरोप और यूएस ने पहल करी थी। तो ये है आपके आज के क्वेश्चंस, ये हैं आपके आज के आर्टिकल्स। इस पूरे को रीड करो, सारी चीजों को अच्छे से, इन सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। जितना भी आपने क्वेश्चन पढ़े, जितने भी आपने आर्टिकल्स पढ़े वो हैं, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी वही है, जो हमने एक्सपोर्ट की ड्यूटीज और वो सब के बारे में पढ़ा था। राइट, सो ये थे आपके सारे आर्टिकल्स, इनको कंप्लीट कीजिएगा। मेन मेन चीजें हैं यहाँ तक, सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, यहाँ तक लिखिएगा, तो कंप्लीट कीजिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।